We are beginning with chapter 3 of history, ruling the countryside. In the last chapter, we have already discussed that the Britishers came to India for trade, but they soon captured the territory. Now, in this chapter, we are doing ruling the countryside. Countryside means the villages. Now, the main source of revenue was farming only, agriculture. So villages में क्या changes उन्होंने लाए, that is how what we are going to discuss in this chapter. Let's begin the reading. The company becomes the Diwan. On 12th August 1765, the Mughal emperor appointed the East India Company as the Diwan of Bengal. The actual event most probably took place in Robert Clive's tent with a few Englishmen and Indians as witnesses. But in the painting above here, the event is shown as a majestic occasion taking place in a grand setting. मुग़ल एम्परर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान ऑफ बंगाल बनाया था. दीवान इन करंट इंडिया मीन्स द फाइनेंस मिनिस्ट्री. रॉबर्ट क्लाइव ने ये साइन किया था. एक्चुअल इवेंट शायद रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में हुआ था, बट यहाँ पर इस पेंटिंग के अंदर ब्रिटिशर्स लव टू फ्लॉन्ट देयर अचीवमेंट्स. रॉबर्ट क्लाइव ने ये पेंटिंग बनवाई जिसमें ऐसे शो हो रहा है एज इफ़ कि बहुत कहीं ग्रैंड सेटिंग में और बड़े अच्छे तरीके से ये दीवानी सिग्नेचर्स हो रहे हैं. नाउ एज दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल. आपको बताया था सब फाइनेंसेस अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ गए, ब्रिटिशर्स के अंडर. नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्टरिंग द लैंड and organizing its revenue resources. This had to be done in a way that could yield enough revenue to meet the growing expenses of the company. A trading company had also to ensure that it could buy the products it needed and sell what it wanted. अब जब एक बारी दीवानी मिल गई, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को इस पर फोकस करना था कि अब वो उस लैंड को और रेवेन्यू को ऑर्गेनाइज कैसे करें, वहाँ पर क्या उगाया जाए लैंड पे और क्या प्रोडक्ट्स हम वहाँ से ख़रीदें और क्या बेचें सो दैट उनका रेवेन्यू इंक्रीज़ हो. ओवर द ईयर्स द कंपनी ऑल्सो लर्नड दैट इट हैड टू मूव विद सम कॉशन. कॉशन मीन्स थोड़ा सा ध्यान से, प्रिकॉशन के साथ कंपनी ने ये भी सीखा कि थोड़ा कॉशन से मूव करना है, बिकॉज बीइंग एन एलियन पावर इट नीडेड टू पैसिफाई दोज हु इन द पास्ट हैड रूल्ड द कंट्री साइड. Those who had held local power had to be controlled, but they could not be entirely eliminated. In the villages, Britishers were like aliens only. उन्हें नहीं मालूम कि villages को कैसे administer करना है. हर एरिया के villages के अपने local कुछ पावरफुल पीपल होते हैं जो उन्हें कंट्रोल करते हैं, जो अथॉरिटीज़ होती हैं. तो कंपनी ने वहाँ पर भी बहुत ध्यान से चलना था कि वो कैसे उन जगहों को रूल करें. नाउ हाउ वाज दिस टू बी डन? In this chapter, we will be seeing how the company came to colonize the countryside, organize revenue resources, redefine the rights of people, and produce the crops it wanted. In this chapter, we will discuss about all this कि उन्होंने villages को कैसे रूल किया, अपने revenue resource कैसे बढ़ाया और लोगों के rights कैसे इफ़ेक्ट हुए और उन्होंने अपनी मर्ज़ी के क्रॉप्स जो उन्हें चाहिए थे ब्रिटिशर्स को वो कैसे उन्होंने प्रोड्यूस करवाए. नाउ रेवेन्यू फॉर द कंपनी. द कंपनी हैड बिकम द दीवान, बट इट स्टिल सॉ इटसेल्फ प्राइमरीली एज अ ट्रेडर. दीवान बन गई, एक तरह से गवर्नेंस उनकी हो गई, बट स्टिल वो थे तो ओरिजिनली ट्रेडर ही. उनको तो सिर्फ अपने प्रॉफिट से ही मतलब था मेजरली तो. So it wanted a large revenue income but was unwilling to set up any regular system of assessment and collection. Large revenue income ज़रूर चाहिए था उनको, लेकिन उसको कलेक्शन कैसे करना है उसका कुछ रेगुलर सिस्टम नहीं बन पा रहा था. The effort was to increase the revenue as much as it could and buy fine cotton and silk cloth as cheaply as possible. रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, एज यू नो वाई ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ ऑफ इंडिया अट्रैक्टेड यूरोपियंस.
तो वो जितना सस्ता खरीद सकें उतना वो कोशिश करते थे कि चीप बाय करें. Within 5 years, the value of goods bought by the company in Bengal doubled. Before 1865, the company had purchased goods in India by importing gold and silver from Britain. Now, the revenue collected in Bengal could finance the purchase of goods for export. This we discussed in the last chapter also. Trade करने के लिए earlier they had to bring gold and silver from England, but now इतना revenue was collected from Britain or from Bengal that उनके यहीं के expenditure यहाँ के revenue से ही पूरे हो जाते थे. Soon it was clear that Bengal economy was facing a deep crisis. Artisans were deserting villages since they were being forced to sell their goods to the company at low prices. बंगाल की इकोनॉमी क्राइसिस में जा रही थी. आर्टिसंस वर डेजर्टिंग मीन्स विलेजेस छोड़कर जा रहे थे. सिंस दे वर फोर्स टू सेल कि वो कंपनी को अपना जो भी आर्टिसंस का जो भी आर्ट वर्क है, चाहे वो क्लॉथ है या कोई भी और काम है, वो बहुत सस्ता ब्रिटिश कंपनी खरीद रही थी. सो पीजेंट्स वर अनएबल टू पे देयर रेवेन्यूज और ड्यूज दैट वर बीइंग डिमांडेड फ्रॉम देम. Artisanal production was in decline and agricultural cultivation showed signs of collapse. आर्ट्स आर्टिफैक्ट्स जो भी क्राफ्ट्समैन थे, एग्रीकल्चर था, सबके अंदर बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ रहा था. सब कुछ ख़त्म हो रहा था धीरे धीरे. Then in 1770, a terrible famine killed 10 million people in Bengal. About 1/3 of the population was wiped out. बंगाल उस टाइम पर इंडिया का लार्जेस्ट प्रोविंस था और ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले वहीं पर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई. उसी को सबसे पहले उन्होंने रूल करना शुरू किया. एंड अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वॉज वाइप्ड आउट. और जो रह गए थे उनके पास भी कोई कामकाज खास था नहीं बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स पॉलिसीज ओवर देयर. नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस कि एग्रीकल्चर इम्प्रूव करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई. बिकॉज एग्रीकल्चर इम्प्रूव होगा तभी उनका रेवेन्यू उनको ज़्यादा मिलेगा. दिस वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास. टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर.